नमस्ते, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में आपके साथ जसवीर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने लक्सर पहुंचकर लक्सर रोड की स्टेट हाईवे का निरीक्षण किया। हरीश रावत ने स्टेट हाईवे की हालत पर दुख जताते हुए कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र रावत सरकार गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़क चाहती है। मौजूद है। इस मसले को लेकर के कई बार यहाँ आंदोलन हो चुके हैं। कांग्रेस के लोगों ने यात्रा निकाली और आपने एक बार बैलगाड़ी यात्रा भी निकाली थी। अब क्या कहेंगे आप इसे लेकर के जो हालात बने हुए हैं? हालत है और मुझको ये बताया गया था कि हमने मरम्मत कर दी है और इसको सुधार कार्य के लिए हमने पैसा मंजूर कर दिया, लेकिन कहीं धरातल को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत धीमी गति से जो काम हो भी रहा, बहुत धीमी गति से है। त्रिवेंद्र सरकार खड्डा मुक्त सड़कों में विश्वास नहीं करती है, बल्कि खड्डा युक्त सड़कों में विश्वास करती है। सब जगह सारे राज्य के अंदर सड़कों की स्थिति बहुत बदहाल है। सर, पहले आपके जो विधायक हैं उन्होंने क्या एक दो बार विधानसभा में मसले उठाए, चूँकि आज से नहीं है, 2 साल से ये सड़कें खराब हुई पड़ी हैं। उठा है, मैं तो कई सड़कों में इस मामले को उठा चुका हूँ। कई बार जो है मैं वीडियो बना करके भी चीज़ों को डाल चुका हूँ ताकि सरकार को चौकन्नी हो। आज भी उसी प्रयास में आने वाले दिनों में सर क्या करेगी इस कांग्रेस इसे लेकर के, खासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश की सड़कों में और यहाँ बहुत अंतर है। लड़ेंगे। चलिए, तो हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा है कि सड़कों के मुद्दे को लेकर के कई बार पहले भी वो वीडियो तक भी सोशल मीडिया पर भी डाल चुके हैं और मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई थी, लेकिन हालात जस के तस हैं। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को परेशान करने पर तुली हुई है। इस सड़क को लेकर भी वो एक बार फिर विधानसभा में अपने विधायकों के माध्यम से ये मसला उठाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री की ये आवाज़, किस तरह से सरकार कानून पहुंचती है और इन सड़कों की कब तक मरम्मत हो पाती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर लक्सर। आगामी 1 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे बजट सत्र के लिए विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का कहना है कि उनको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के सभी विधायक जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता के साथ सदन में उठाएंगे। हरीश रावत ने कहा है कि विपक्ष के तरकश में बहुत तीर हैं और इसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम सत्र गैरसैंण में होगा। इसके लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विधानसभा सत्र की तिथि भी घोषित की है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अब 1 मार्च से सत्र शुरू करने की तिथि घोषित की है। सुबह 11 बजे से गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सत्र शुरू होगा। बजट सत्र ये अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है इनके तर्कस में बहुत सारे तीर होंगे, ढेर सारे तीर होंगे, अस्त्र शस्त्र होंगे और हमको भी कुछ अस्त्र शस्त्र याद आएंगे तो हम उनको अध्यक्ष जी तक पहुंचा देंगे। और हम चाहेंगे कि सरकार हमारे तीरों से जो है वहाँ, क्योंकि वो जनता के तीर होंगे, उससे घिरी हुई नजर आए और घायल नजर आए। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी के एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए झड़ी पानी अपने निवास स्थान के पास की जमीन पर वन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नगरपालिका कार्यालय से निकले मलबे को डलवाया। वहीं मलबे की जांच की बात आने के बाद देर रात को जेसीबी के माध्यम से मलबे को पाटा गया। वहीं नाले को भी मलबे से ढकने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए देर रात उनके घर के पास सम्मति पर हो रहे अवैध कार्य की सूचना मिलते ही एकाएक जेसीबी और लेबर को हटाया गया, जिससे साफ है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए अनाधिकृत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पालिका अध्यक्ष के जरिए सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जनता का प्रतिनिधि जनता के लिए होता है, लेकिन अनुज गुप्ता के जरिए अपने 2 साल के कार्यकाल में कई बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, जिसका जवाब जनता उनको देगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा राजनीतिक धर्म बनता है कि हम हर भ्रष्टाचार को उजागर करें और आम आदमी पार्टी वैसे भी ईमानदार राजनीति करती है। जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हैं अनुज गुप्ता जी और जो नगर पालिका है, आज यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि नगर पालिका का मलबा उठाया जाता है,
नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बगल में सरकारी नाला है, उसको पाटने की कोशिश की जाती है और देर रात में वहां जेसीबी ताबड़तोड़ चलती हैं और जब हल्ला गुल्ला किया जाता है तो जेसीबी गायब हो जाती हैं। ये काम दिन में क्यों नहीं किया जा रहा है? खबर मसूरी से स्वच्छता पर अब हर रविवार शहर में मेगा इवेंट आयोजित किया जाएगा। अवकाश के दिन भी इसकी जागरूकता और आयोजन पर नगरपालिका मसूरी के अधिकारियों, कर्मचारियों और टीम संस्था के जरिए मसूरी की गांधी चौक पर यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और हर संडे की थीम अलग अलग होगी। इसमें युवाओं, विद्यार्थियों सहित आमजन की दिलचस्पी बढ़ाते हुए उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन की ओर से 3 महीने के लिए तैयार विशेष कार्यक्रम स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेषता के तहत किया जा रहा है। मसूरी के अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि भारत सरकार और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से इससे संबंधित शासनादेश निकायों को भेजे गए हैं। इसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने तक ये कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने हैं। इसमें कर्मचारियों की टीम हरा, नीला और काला डस्टबिन लेकर शहरवासियों के बीच जाएगी। उन्हें सूखा, गीला कूड़ा के अलावा ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट अलग करने के बारे में जागरूक करेगी। इसमें नगर पालिका प्रशासन विद्यार्थियों को शामिल करेगी। ऐसे ही स्लोगन राइटिंग प्रतिस्पर्धा होगी और बेस्ट स्लोगन चुनकर अवार्ड भी दिए जाएंगे। इनके जो डायरेक्शंस हैं वो यहाँ सेंटर से आए हैं और इसमें ये है कि हम फरवरी से लेकर के और अप्रैल तक एक हर रविवार को ये भी आना चाहिए एक थीम बेस्ड अप्रोच के साथ कैसे स्वच्छता को हम आगे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को रोक इन कर सकते हैं ताकि जो हमारी थीम है कि भारत एक स्वच्छ देश बने उसको हम रियलाइज़ कर सकें मिनिमम टाइम में। और इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि केवल स्वच्छता इज़ नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ जर्नी और इस जर्नी में बिना लोगों के कोऑपरेशन के, एक्टिव कोऑपरेशन के और कोलैबोरेशन के ये पॉसिबल नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत पोखरी ब्लॉक के गिरसा गांव की महिलाएं गांव में हर सप्ताह साफ सफाई कर समाज में स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दे रही हैं। इसी के तहत रविवार को गांव की महिला मंगल दल की महिलाओं के जरिए गांव के अंतर्गत रास्ते और गलियों की सफाई के लिए वृहद अभियान चलाया गया है और कूड़ा उठाया गया है। गांव की महिलाओं ने कहा कि बिन सरकारी संसाधनों के महिलाओं के जरिए गांव में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। अगर सरकार इस ओर जरा सा भी ध्यान दे तो इन ग्रामीण महिलाओं की मदद कर दे तो महिलाओं का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चमोली में आई आपदा के बाद ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी झील का रहस्य जानने के लिए सरकार की मेहनत रंग लाई है। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशों और डीआईजी रिदिम अग्रवाल की मॉनिटरिंग में एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत सिंह की टीम झील तक पहुंची। आपदा के बाद बनी झील को लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी। ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी झील के कारणों का पता लगाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी निर्देश दिए थे। झील की जानकारी जुटाने के लिए रवाना हुए दल में एसडीआरएफ के अन्य एक्सपर्ट भी शामिल हैं। इस अभियान को लीड कर रहे एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत सिंह ने करीब 15 घंटे पैदल चलकर टीम झील तक पहुंची और ये तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। पानी मड़ी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। ये जो डिब्रीज लेक के सामने है, ये जो डिब्रीज है। रामनगर में इन दिनों टाइगर और लेपर्ड का दिखना आम बात हो गई है। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले कोसी बैराज में लगातार आबादी क्षेत्र के पास ही बाघ की मूवमेंट लगातार हो रही है। शाम 6 बजे से ही बाघ बैराज के पास दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोसी बैराज के पास टाइगर दिखाई दे रहा है। बता दें कि ये बाघ लगातार पिछले कुछ दिनों से कोसी बैराज के पास लगातार दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में लगातार क्षेत्रीय लोग वॉक पर जाते हैं। पर्यटक भी कोसी बैराज पर लगातार आते रहते हैं जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वन विभाग भी इस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहा है। वन प्रभाग रामनगर के
डीजीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि शाम ढलते ही रामनगर कोसी बैराज के पास में बाघ दिखाई दे रहा है। हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग के साथ ही क्षेत्र में गश्त कर रही है। उत्तराखंड में आज सुबह से ही मौसम बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून में धुंध छाई हुई है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। कुछ हिस्सों में हल्की धूप खिली है। वहीं मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिन तक हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक 14 से 16 फरवरी तक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं शनिवार को दून में मौसम ने अचानक करवट बदली। सुबह के वक्त आसमान में हल्के बादल छाए रहे। इससे पिछले दिनों की अपेक्षा ठंडक महसूस की गई। तो हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना देवभूमि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कई इलाकों में सुबह से ही कोहरा छाया रहा है और अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस तरीके की चेतावनी मौसम विज्ञान की तरफ से दी गई है। हल्की फुल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी जाहिर किया गया है। चमोली जिले में आई त्रासदी के चलते कांग्रेस की 15 फरवरी को प्रस्तावित राज्यव्यापी किसान पदयात्रा को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने स्थगित करने की घोषणा की है। इस मामले की जानकारी देते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि एआईसीसी के आह्वान पर फरवरी में पूरे देश में किसानों के समर्थन में अनेक कार्यक्रम आयोजित करने हैं। आगामी 15 फरवरी को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर किसान पदयात्रा आयोजित करने का फैसला किया था, लेकिन आपदा में हुई जनहानि और लापता लोगों के बचाव में चल रहे बचाव कार्यों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किसान पदयात्रा का कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया। किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में अलग अध्यक्ष जी को तो आगे लाओ। सरकार अपने खाते में डाल देती है, इसको 2-2 साल नहीं, राहुल गांधी जी का भी है। हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ में ट्रेन से आने वाले यात्रियों को अपने साथ कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के एडिशनल डीआरएम निर्भय सिंह ने इस संबंध में बताया कि कुंभ में ट्रेन से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसके लिए सभी को रेलवे की ओर से मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के आपके चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे रेल मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखा है, जिसमें ये बोला गया है कि 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके जब वो सर्टिफिकेट रेलवे स्टेशनों पर दिखाएंगे तभी आपको स्टेशन पे एंट्री दी जाएगी और ट्रेनों में बोर्डिंग कराई जाएगी। तो ये मैंडेटरी है, आपको करा करके आना है ताकि कोविड का फैलाव ना हो। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने त्रिवेंद्र सरकार को घेर रखा है और सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश के स्कूल आधुनिक व्यवस्थाओं से चमचमा रहे हैं। ऐसे में उत्तरकाशी से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सरकार के इन दावों की पोल खोल रही हैं। उत्तराखंड सरकार के दावों की जमीनी हकीकत देखिए। हादसे को न्योता दे रहा उत्तरकाशी का इंटर कॉलेज। क्लासरूम में बैठने से छात्र छात्राओं को लगता है डर। खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर है इंटर कॉलेज के छात्र। शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों को लेकर उत्तराखंड सरकार बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन सरकार के तमाम दावों की जमीनी हकीकत क्या है, ये इस इंटर कॉलेज की बदहाली साफ साफ बयां कर रही है। ये उत्तरकाशी का राजकीय इंटर कॉलेज है, जहां पिछले 10 सालों से छात्र छात्राएं खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी इस कॉलेज की जर्जर इमारत हादसे को न्योता दे रही है। इस इंटर कॉलेज में करीब 6 गांव के 200 बच्चे पढ़ते हैं,
लेकिन छात्रों के बैठने के लिए पूरे क्लासरूम तक नहीं बन पाए, जिसकी वजह से बरसात और बर्फबारी के दौरान एक ही कमरे में 2 से 3 कक्षाओं के बच्चे बैठाए जाते हैं। कॉलेज की छतों पर घास उग रही है। हालात ये है कि बर्फबारी और बरसात के दौरान छात्र स्कूल आने से भी डरते हैं। हादसे की आशंका से बच्चे सहम जाते हैं। इस बिल्डिंग को लगभग 12-13 साल हो गए, पर यह खंडर अभी तक बना हुआ है। सरकार द्वारा इसके लिए बजट नहीं आ रहा है, जिससे ये बन नहीं रही है, जिसके कारण बच्चों को डर लगा हुआ है कि अगर कभी बारिश हो गई तो क्लास में या छत टूटने की या बारिश की बूंदें टपकती रहती है, जिससे को बच्चों को डर लगा रहता है कहीं छत न टूट जाए, जिसके कारण अधिक से अधिक बच्चे स्कूल ही नहीं आ पाते हैं। मौसम जब ठीक रहता है तो बच्चे बाहर ही बैठ जाते हैं, परंतु जब कभी बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो बच्चे उसके कारण स्कूल भी नहीं आ पाते हैं और क्लास में कई क्लास के लिए तो बैठने की व्यवस्था भी बहुत कम है। हमारा स्कूल बहुत ही दर्दनीय स्थिति है। स्कूल की बिल्डिंगें खंडर हो चुकी है और बच्चों के लिए बैठने की जगह भी नहीं है। जब कभी बारिश और बर्फबारी होती है तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत अव्यवस्था होती है। कई क्लासों को तो एक साथ बैठाया जाता है, जिससे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है बच्चों को। ये राजकीय इंटर कॉलेज जनपद मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों के कानों तक इन बच्चों की आवाज नहीं पहुंचती। बीते 10 सालों में इस इंटर कॉलेज में एक ईंट भी नहीं रखी गई। निर्माणाधीन भवन भी पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। शासन और प्रशासन को कई बार लिखित सूचना देने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। छात्र छात्राओं को हादसे की दहलीज पर खड़ा कर दिया गया। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बिल्डिंग को काफ़ी साल हो गए, 12-13 साल हो गए हैं जो काम रुका हुआ है, और जो हुआ भी है वो ना के समान है, जीर्ण शीर्ण हो गया है और बच्चों के लिए यहाँ बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बर्फबारी होती है, बारिश होती है तो बिल्डिंगें दीवारें भी टूटने के कगार पे हैं और छत से पूरा पानी अंदर आता है, जिसमें अभिभावक बच्चों को विद्यालय में न भेजने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और हमने जो है अभिभावक लोगों ने कई बार इस बिल्डिंग के संज्ञान को सरकार को कई बार पत्र भेजे हैं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब आगे सभी अभिभावकों का यह कहना है कि अब इसके लिए हमें जो है धरना प्रदर्शन करने पे बाध्य होना पड़ेगा। क्षेत्र के जितने भी ग्रामवासी हैं और यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, हम सब लोग इस भवन के निर्माण के लिए हम शासन प्रशासन से अनुरोध करेंगे। अनुरोध ही नहीं, अब आखिरी हमारा जो प्रजातांत्रिक जो हथियार है, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, और ये बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे और इनके सारे अभिभावक हमारे साथ इस विद्यालय के निर्माण के कार्यों के लिए जो है कटिबद्ध रहेंगे। गौरतलब है कि सूबे की डबल इंजन की सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का राग अलाप रही है। सभी सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तरकाशी के इस इंटर कॉलेज की बदहाली की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। सूबे के नौकरशाह सरकार की मंशा पर पानी फेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उत्तरकाशी से भगवती रतूड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड में सिर्फ पानी ही तबाही नहीं मचा रहा है, बल्कि वनों में लगने वाली आग भी तांडव कर रही है। रिपोर्ट से देखिए। उत्तराखंड में हर साल की तरह इस बार भी आग का तांडव देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी की यमुना नदी, राड़ी टॉप, टोंस वन क्षेत्र और गंगा घाटी के कई क्षेत्रों में भीषण आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि इस साल विंटर सीजन में बारिश और बर्फबारी कम होने की वजह से जंगलों में आग भड़क रही है। बीते सालों की बात करें तो इस साल विंटर सीजन में जंगलों की आग सबसे ज्यादा लगी है, जो वन विभाग के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। आग पर काबू पाने में वन विभाग अब तक नाकाम साबित हो रहा है। वन विभाग की नाकामी की कहानी स्थानीय लोग बयां कर रहे हैं। सर्दियों का मौसम है और सर्दी के मौसम बाद भी जो है जंगल जो है धो धो करके जल रहे हैं और वन विभाग जो है तो बेखबर बना हुआ है। और जब ये स्थिति समय है तो फायर सीजन में क्या होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वन विभाग वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग के पास फंड भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी
वन जो है आग से नहीं बच पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और इससे पर्यावरण को भारी क्षति हो रही है। वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। तो मेरा है क्योंकि वनों से आग लगने से वनों को भारी नुकसान हो रहा है और यही कारण है कि जैसा अभी हाल में आपने देखा होगा कि चमोली में भारी तबाही हुई है। तो वनों में आग लगने और का कारण ही ये तबाही बन रही है। आग इतनी जगह और दूरस्थ जंगलों में भड़की हुई है जहां तक पहुंचना वन कर्मियों के लिए मुमकिन नहीं है। फिर भी वन विभाग अपने सीमित संसाधनों से आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में वनों में लगने वाली आग हर साल तांडव मचाती है। उत्तराखंड में हर साल सुलगता है औसतन 2037 हेक्टेयर वन क्षेत्र। 2008 से 2020 तक 13,243 घटनाओं में 26,479.73 हेक्टेयर जंगल को क्षति पहुंची। साल 2008 में 874 घटनाएं हुई, 2,369.12 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। 2009 में 1,608 घटनाएं हुई और 4,115.50 हेक्टेयर वन भूमि स्वाहा हो गई। 2010 में आग लगने की 789 घटनाएं हुई, 1,610.82 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। 2011 में 150 घटनाएं हुई और 231.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया। 2012 में 1,328 घटनाएं हुई जिनमें 2,823.89 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई। 2013 में 245 घटनाएं, 2014 में 515, 2015 में 412 घटनाएं हुई। 2016 में 2,074, 2017 में 805 और 2018 में 2,150 घटनाएं हुई। 2019 में 2,158, 2020 में जंगलों में आग लगने की 135 घटनाएं हुई। 1 अक्टूबर 2020 से अब तक 314 घटनाएं हुई, 391.72 वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। हर साल की तरह इस साल भी जंगलों में आग लगातार भड़क रही है। वन संपदा का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही वन्य जीवों की जान भी जा रही है। आग की घटनाओं को बढ़ता देख सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चिंता जाहिर कर चुके हैं और अधिकारियों के साथ मंथन भी कर चुके हैं। भगवती रतूड़ी, उत्तरकाशी, हिंदी खबर। सेना भर्ती के लिए युवाओं को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अनिवार्य करने के बाद विकासखंड बेरीनाग के सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं के लिए सीएससी में कोरोना सैंपल के शिविर लगाए गए हैं। सैंपल देने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में युवा अस्पताल परिसर में पहुंच गए। युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। थानाध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी मुश्किल से युवाओं को लाइन में खड़ा किया, तब जाकर कोरोना की सैंपलिंग शुरू हो सकी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने ये बताया कि भीड़ को देखते हुए 5 टेबल्स में सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें युवाओं का सभी डेटा ऑनलाइन भी किया जा रहा है। ऐप के माध्यम से सेना भर्ती के दिन युवाओं को रिपोर्ट वहीं पर मिल जाएगी। रिपोर्ट के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के द्वारा लगातार कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। वेरीनाग विकासखंड के युवाओं की भर्ती 16 फरवरी को रानीखेत में आयोजित हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार देखते रहिए हिंदी खबर और ज़्यादा खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट भी कीजिए।